आजकल क्या है कि प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं, जो वेंटिलेटर पे रह चुके हैं, उन्हें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजियाज होते हैं। वो बच्चे इन प्रदूषित वायु से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब वायु प्रदूषित होगी तो ये समस्या, सारी समस्याएं होंगी। तो वायु प्रदूषित होते ही हमारा शरीर उस प्रदूषित वायु को रोकने की कोशिश करता है। पर अगर ये सारे टाइम होती रहती है तो क्या होगा कि हमारे म्यूकस का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा और हमारी मांसपेशियां सिकोड़ देंगी और उसमें सूजन हो जाएगी, तो सांस का आवागमन जो है मुश्किल हो जाएगा और जो एल्वुलाई है वहाँ पे जो है हवा का प्रवाह कम हो जाएगा। इसकी वजह से सांस लेने में बच्चों को तकलीफ होगी, खांसी से शुरुआत होगी, बच्चों को ऐसा लगेगा जैसे छाती रोक रखी है, पसली चलने लगेगी बच्चे की। और अगर जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो बच्चे को चिड़चिड़ापन होगा। एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, उसके अंदर भी जेनेटिकली बच्चों को बार बार लंग इन्फेक्शन होता है और ये बच्चे भी प्रदूषित वायु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब घर में कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग से बच्चों को बहुत नुकसान, उसको बहुत नुकसान होता है। स्मोकिंग सबसे नंबर 1 है जो सीओपीडी को तंग करता है, चाहे वो डायरेक्ट स्मोकिंग हो चाहे वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग हो। अब जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होती है तो उस पर हार्ट पे भी असर होता है, तो फिर क्या होता है, डिकम्पनसेट कर जाते हैं बड़े पेशेंट्स, एजेड पेशेंट्स डिकम्पनसेट कर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, एक सांस में कितनी गिनती गिन सकता है। उससे एक आपका पैसिव, चाहे बड़े कितनी गिनती हो जाए, नॉर्मली 30-40 से ऊपर गिनती गिन रहा है तो बच्चा एक सांस में, एक सांस के अंदर 12-13 साल के बच्चा की उम्र है। अगर वो 40-50 से ऊपर गिन रहा है तो इसका मतलब कि अभी सांस के रास्ते में प्रभाव इतना खराब नहीं हुआ है। एस्थमा एक ऐसी चीज है जिसमें सूजन आ जाती है और डॉक्टर आपको सांस के रास्ते प्रिवेंशन की दवाइयां देते हैं। उन दवाइयों को कृपया खुद बंद ना करें क्योंकि एस्थमा वाले बच्चों को इस सारे पॉल्यूटेंट्स का असर बहुत ज्यादा होगा। डॉक्टर सक्सेना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आज बहुत ज़रूरी हो गया इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि पोल्यूशन, हवा बहुत प्रदूषित है, 400 तक AIQ पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये जो सुबह शाम लोग घूम रहे हैं, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए या घर में रहना चाहिए? लक्षण क्या है कि ये COPD जैसी स्थिति है या वायु प्रदूषण के कारण आपको दिक्कत जो हो रही है, परेशानी हो रही है, वो कब डॉक्टर के पास एक संपर्क करना चाहिए एक मरीज को? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना। आज हमने इन्हें इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि आज 20 नवंबर को विश्व COPD दिवस है। COPD के बारे में इनसे बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह प्रदूषित हो रही है हवा, जिस तरह वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे हैं स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो राजधानी का 500 तक पहुंच गया है। हम बगल में बात करें अपने भिवाड़ी, धारवेड़ा और रिवाड़ी की, तो 400 से ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहुंच गया है। हालात बेहद चिंताजनक है, बेहद भयावह है। और आप जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना, वो बाल रोग विशेषज्ञ है। आज हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की सेहत पर इस मौसम का कितना प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके कारण बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर ललित मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और आप जो ज्वलंत टॉपिक्स को आप लेते हो उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और जो समस्या है वो स्मॉग की है, जो शहर के अंदर स्मॉग बढ़ गया है और उसकी वजह से सांस के अंदर जो परेशानियाँ बड़ों को और बच्चों को महसूस हो रही हैं, तो उस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ मतलब कि सांस का, आप पहले तो COPD के बारे में ही पूरा जो बता दीजिए। जी, आपको बताता हूँ। COPD मतलब कि आपके सांस के तंत्र में ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी रुकावट है। अब सांस की नलकी एक ट्यूब की तरीके से होती है जिसके अंदर सांस की नलकी को खोलने के लिए इलास्टिक फाइबर होते हैं और मसल्स होती हैं, और हर सांस के साथ हमारे फेफड़े फैलते हैं। हवा ट्रेकिया से ब्रोंक्यूल्स में जाती है और ब्रोंक्यूल से अल्वेलाई में जाती है, जो जहाँ पे ऑक्सीजन का
आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन शरीर को मिलती है जी। तो जब ये सांस का रास्ता रुकावट होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। कोई भी चीज अगर खराब आएगी तो मांसपेशी सिकुड़ेगी, तो उससे सांस का रास्ता रुकावट करेगा। जब भी सांस में अच्छी हवा होगी तो सांस का रास्ता खुलेगा और बंद होगा। जैसे जैसे इसमें टॉक्सिक केमिकल्स आएंगे तो सांस के रास्ते में सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके जो सेल हैं उनके जो उसके ऊपर म्यूकस होता है वो उन टॉक्सिक कीटाणुओं को और केमिकल्स को रोकती हैं, तो वो म्यूकस प्रोडक्शन शुरू होगा जो कि सांस के रास्ते को रोकेगा। सांस की मांसपेशियां जब सिकुड़ेंगी तो सांस का रास्ता सकरेगा और धीरे धीरे जब ये केमिकल्स सांस की कोशिकाओं के सेल्स को इंजर करेंगे तो नीचे उसके सूजन होगी, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो सांस के रास्ते में मसल्स रुकावट करती हैं, सूजन होती है तो इन्फ्लेमेशन होती है और म्यूकस पैदा होता है। मतलब वायु प्रदूषित होगी तो ये समस्या, सारी समस्याएं होंगी। तो वायु प्रदूषित होते ही हमारा शरीर उस प्रदूषित वायु को रोकने की कोशिश करता है, पर अगर ये सारे टाइम होती रहती है तो क्या होगा कि हमारे म्यूकस का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा और हमारी मांसपेशियां सिकोड़ देंगी और उसमें सूजन हो जाएगी, तो सांस का आवागमन जो है मुश्किल हो जाएगा और जो एल्वुलाई है वहाँ पे जो है हवा का प्रवाह कम हो जाएगा। इसकी वजह से सांस लेने में बच्चों को तकलीफ होगी, खांसी से शुरुआत होगी, बच्चों को ऐसा लगेगा जैसे छाती रोक रखी है, पसली चलने लगेगी बच्चे की, और अगर जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो बच्चे को चिड़चिड़ापन होगा। कई बार अब जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बड़ों में होती है उसके दो स्पेक्ट्रम होते हैं। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें सांस के रास्ते में अवरुद्ध पैदा होता है, और दूसरा एम्फाइजीमा जिसमें जो हमारा जहाँ पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उस जगह पे समस्या उत्पन्न होती है और वो एरिया कम होता चला जाता है, जिसे एम्फाइजीमा कहते हैं। बच्चों में हम 4 तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नंबर 1, आजकल क्या है कि प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं जो वेंटिलेटर पे रह चुके हैं उन्हें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजियाज होते हैं। वो बच्चे इन प्रदूषित वायु से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। नंबर 2, जेनेटिक कॉज होता है एक AIAT डेफिशिएंसी, जिसके अंदर इलास्टिन फाइबर को नुकसान होता है और बच्चे को जेनेटिकली ये जो एंजाइम है कम होता है और उसको एम्फाइजीमा होता है। ऐसे बच्चों को और ज़्यादा प्रदूषित वायु असर करती है। तीसरा जो होता है, जो ब्रोंकियल अस्थमा के बच्चे जो पुअरली कंट्रोल्ड हैं वो प्रदूषित वायु से और नुकसान होते हैं। और चौथा होता है जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बच्चे होते हैं जिनके अंदर लंग को सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रदूषित वायु से अफेक्टेड होते हैं और ज़्यादा। और एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, उसके अंदर भी जेनेटिकली बच्चों को बार बार लंग इन्फेक्शन होता है और ये बच्चे भी प्रदूषित वायु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जी। तो ये कंडीशन हुए हैं जो कि क्रॉनिक हैं। बड़ों में स्मोकिंग सबसे बड़ा है। बच्चों को स्मोकिंग, जो एडोलेसेंट्स हैं आजकल स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग भी हो रही है और बड़े भाई बहन भी कर रहे हैं या स्कूलों में हो रही है, तो उसकी तरफ हम लगाम लगा सकते हैं। मतलब घर में कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग से बच्चों को बहुत नुकसान, बहुत नुकसान होता है। तो उसको जो चीज़ हम रोक सकते हैं वो है, एक तो स्मोकिंग सबसे नंबर 1 है जो COPD को तंग करता है, चाहे वो डायरेक्ट स्मोकिंग हो चाहे वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग हो। छोटे बच्चे घर में हैं, बाहर बाबा धुआं लेकर के आगे, पर 2 घंटे तक वो सांस के रास्ते बाहर निकलता रहता है, तो हम अपने बच्चों को प्रदूषित हवा दे रहे हैं। बाहर का तो हम संभाल नहीं पा रहे AQI, लेकिन अंदर हमने और बढ़ा लिया उसको। तो इसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। अंगीठी का इस्तेमाल ना हो, जो धुएं के और उपकरण है उसका इस्तेमाल ना हो। अब जैसे जो AQI बहुत बढ़ा हुआ है उसमें हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट को वाहनों के ऊपर थोड़ा सा त्वरित प्रभाव से ऑड इवन करके नंबर ऑफ वाहन, मतलब वाहनों की संख्या सड़कों से कम करनी बहुत जरूरी है क्योंकि वो केमिकल पॉल्यूटेंट है। नंबर 2 जो है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको
बहुत सॉलिडली बैन करना चाहिए। जो खनन हो रहा है अवैध है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जब अवैध खनन बंद हो जाएगा तो इनका ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगा। अगर हम महीना 1.5 महीना ये निकाल ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब धूप उठेगी तो सकरात के बाद सब कुछ खुल जाएगा। तो ये चीजें तो हम कर सकते हैं, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। अब जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होती है तो उस पर हार्ट पे भी असर होता है, तो फिर क्या होता है, डीकम्पनसेट कर जाते हैं बड़े पेशेंट्स, एजेड पेशेंट्स डीकम्पनसेट कर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो उस स्थिति तक ना पहुंचे तो स्मोकिंग, पैसे और डायरेक्ट और बाहर के पॉल्यूशन को आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो चीज़ हम बचा सकते हैं वो हम बचाएं। पराती जलाना बचाना ये सब गवर्नमेंट कैसे करेगी ये उन पे छोड़ देते हैं, लेकिन अपने घर का एटमॉस्फेयर तो इम्प्रूव कर। एक डॉक्टर सक्सेना, मेरे दिमाग में एक सवाल आया आपसे बात करते जो स्मोकिंग का। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी सलाह मान करके आज स्मोकिंग बंद कर दिया, अब तक वो करता रहा और अब जो इसके खतरे समझ करके वो स्मोकिंग बंद करता है। स्मोकिंग बंद करने के बाद भी क्या लंग्स पर उसका दूरगामी या कुछ वर्षों तक असर रहता है, या आज स्मोकिंग बंद कर दी तो उसके जो फेफड़े हैं वो धूम्रपान रहित व्यक्ति के जैसे फेफड़े होंगे? उस स्थिति में कितना समय लगता होगा आने में? अब ये इसमें क्या है कि वो कितनी स्मोकिंग करता था और दूसरा उसके एल्वुलाई में कितना वो नुकसान पहुंच चुका है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसको त्वरित रूप से बंद करना हमेशा ही अच्छा रहेगा। ये सोचना कि मेरे को अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैंसर तो होता ही है इस सब से। तो दूसरी बात क्या है कि उसको जितनी जल्दी बंद करेंगे, और एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपने बच्चे को सांस खींच करके उसको गिनती गिनवाइए और एक सांस में कितना गिन पा रहा है। आपको एस्थमा का बच्चा है या नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, एक सांस में कितनी गिनती गिन सकता है। उससे एक आपका पैसिव, चाहे बड़े कितनी गिनती हो जाए, नॉर्मली 30-40 से ऊपर गिनती गिन रहा है तो बच्चा एक सांस में, एक सांस के अंदर। तो ये कितनी उम्र का बच्चा, जो आपके खेलने कूदने वाली उम्र है उसके लिए, ठीक है ना, 12-13 साल के बच्चा की उम्र है। अगर वो 40-50 से ऊपर गिन रहा है तो इसका मतलब कि अभी सांस के रास्ते में प्रभाव इतना खराब नहीं हुआ है। जी जी। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि एस्थमा एक ऐसी चीज है जिसमें सूजन आ जाती है और डॉक्टर आपको सांस के रास्ते प्रिवेंशन की दवाइयां देते हैं। उन दवाइयों को कृपया खुद बंद ना करें, क्योंकि एस्थमा वाले बच्चों को इस सारे पॉल्यूटेंट्स का असर बहुत ज्यादा होगा। तो उसको जो इरिवर्सिबल चेंजेस उसके सांस के रास्ते के ट्रैक में होंगे वो बाद में दिक्कत करेंगे। मतलब घर का वैद्य नहीं बनना है, खुद नीम हकीम की सलाह नहीं माननी है, डॉक्टर जो आपका राय दे रहा है उसको फॉलो करना है। सांस के रास्ते अगर दवाइयां दे रखी हैं तो उनको बंद नहीं करना इस समय। जी जी। ठीक है, इसमें मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं कि अगर बाहर कांटे बिछे हुए हैं तो आप कब तक कालीन बिछाएंगे? सबसे जरूरी है आप जूते पहन के चलिए। तो अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है और आपको कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दे रखी है सांस के रास्ते, तो यदि इसके आदत पड़ जाएगी, ये हो जाएगी, तो उसको बंद ना करें, वो आपके बच्चे को बचाव करेगा। दूसरा, मास्क का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा रहता है जब बच्चा बाहर जाए। और आजकल मैं तो ये मास्क के बारे में आप थोड़ा सा बताना। अलग अलग तरह के मास्क आ रहे हैं, कपड़े के घर भी बनाए जा रहे हैं, तो ये कुछ कारगर रहते हैं? कपड़े का जो मास्क है, अगर आप बाहर बहुत प्रदूषित वाली जगह जा रहे हो तो एक कपड़े का मास्क भी आपको बचाता है। मेन चीज ये है कि बच्चों के लिए मास्क पहनना आसान नहीं होता। कोविड के टाइम पे भी ये देखा गया। तो इसलिए सरकार ने बच्चों की छुट्टी कर दी है। अब उसमें क्या है कि जब बच्चों की छुट्टी कर दी है तो ये तो कर रखा है, लेकिन क्या हम ये खनन, क्या हम ये ट्रैफिक, क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? जब तक ये प्रदूषण कम नहीं होता, हमारे को छुट्टी करना तो आसान है, लेकिन बच्चों को अंदर भी तो एक्सरसाइज करनी है, अपने घर में बैठकर घर में रखना है। तो इसलिए क्या है कि जब तक ये प्रदूषण है, हमें ये जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करना। डॉक्टर सक्सेना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आज बहुत जरूरी हो गया इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि पोल्यूशन, हवा बहुत प्रदूषित है, 400 तक AIQ पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये जो सुबह शाम लोग घूम रहे हैं, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, या घर में रहना चाहिए? इस समय जब प्रदूषित हवा है तो सुबह ठंड के टाइम में या रात के टाइम पे घूमने अवॉइड करना चाहिए। जब सूर्य देवता आ जाएं तब आप थोड़ा सा घूमेंगे तो आप अच्छा रहेगा, लेकिन
ये देख करके कि आपकी खुद की सांस की कैपेसिटी कैसी है। आप एक सांस में गिनती गिनिए, अगर आप 60-70 से ऊपर गिन पा रहे हैं तो आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गिनती कम हो रही है तो इसका मतलब आपको जो मॉर्निंग वॉक है वो हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि आपके सांस के रास्तों को वो खराब कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। आपने सही, ये आप जो कुछ बताना चाह रहे थे उसके बारे में, तो ये मॉडल ही दिखा रहा था। ये क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे जो हमारे दर्शकों को? ये जो है ये सांस का नॉर्मल रास्ता है जी। ये जो है सकर गया, और ये है जिसमें म्यूकस इकट्ठा हो गया। जब कॉन्टिन्यूसली खराब सांस की पोल्यूटेंट्स जाएंगे तो सांस का रास्ता भिज जाएगा, सकर जाएगा। पीछे जो गुब्बारे लिखे हैं वो फूलते रहेंगे और उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होगा। इसलिए हमें सांस का रास्ता खुला रखने के लिए एयर को भी कंट्रोल करना है, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दे रखी हैं खासतौर पे सांस वाले बच्चों को, उनको इस समय बंद ना करें, उनको चलने दें, उनको चलने दें। और ये क्या है डॉक्टर साहब? ये भी वही मॉडल है जो मैंने बताया है। अच्छा। कि ये सांस का रास्ता है, नॉर्मल है, इसमें बहुत ज्यादा बलगम इकट्ठा हो गया, इसमें सांस का रास्ता सकर गया, और डैमेज होते होते क्या है कि वो फिर क्या है, इरिवर्सिबल हो जाता है, वापस आता नहीं है। जब सांस का रास्ता सकरा हो जाता है तो हमारा बच्चा तेज सांस लेता है, तो आप अगर देखोगे तो उसकी पसली अंदर जाने लगती है, चेस्ट डिफॉर्मिटी होने लगती है। ऐसे बच्चों के लिए सांस के रास्ते जब दवाई देते हैं तभी वो उसकी बोन ठीक होती है, नहीं तो बच्चे के गड्ढे पड़ जाते हैं चेस्ट में। डॉक्टर सक्सेना ने बहुत विस्तार से आपको समझाया है कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है, तब ऐसी सूरत में दवाइयां बंद नहीं करनी है, और सांस के रास्ते जो दवाइयां दी जा रही है उनको जो है नियमित रूप से सेवन करना है, जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए मना नहीं करे। अब डॉक्टर सक्सेना, सवाल ये आता है कि कब डॉक्टर से संपर्क करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रदूषित हवा की हम बात कर रहे हैं कि भाई अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो गया। लक्षण क्या है कि ये सीओपीडी जैसी स्थिति है या वायु प्रदूषण के कारण आपको दिक्कत जो हो रही है, परेशानी हो रही है, वो कब डॉक्टर के पास एक संपर्क करना चाहिए एक मरीज को? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले अगर बच्चे को खांसी हफ्ते से ज्यादा चल रही है, दूसरा अगर बच्चे को पसली चलने लगती है सांस के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर, यानी सांस की गति बढ़ जाती है, यहाँ सांस के रास्ते खड्डे पड़ने लगते हैं, या बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है, बच्चे की दूध पीने में प्रॉब्लम होने लगती है, इन कंडीशंस में आपको रुकना नहीं चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खासतौर पे अगर आपका बच्चा 7-8 महीने का है या 1 महीने 2 महीने का और पसली चलने लग जाती है तो बच्चा दूध पीना कम कर देता है। ऐसे स्थिति में आप 1 दिन भी नहीं इंतजार करें, फौरन बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके बच्चे को खांसी चल रही है और रात को उठ के वो खांसता है तो भी बच्चे को दिखाना है। अगर आपका बच्चा रात को खर्राटे ले रहा है तो भी आपके बच्चे को दिखाना है कि इसका मतलब उसका ऊपर का जो ट्रैक्ट है उसमें एलर्जी की शिकायत है। बचाव के उपाय क्या हैं? बच्चों को किस तरह हम सुरक्षित रख सकते हैं इस प्रदूषित वातावरण में? हमें क्या करना चाहिए बचाव के, और बड़ों को भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप सावधानी, उपचार जो बता सकें बिना आप तक पहुंचे, घरेलू जो है आपकी इतनी सावधानी बरतें, और अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो वो जो प्रारंभिक जो आप सलाह दे सकते हैं आप तक पहुंचने से पहले, क्या सलाह जो है? बच्चों में नंबर 1, खूब अच्छी डाइट रखें, हरी सब्जियों का सेवन करें, खूब हाइड्रेशन अच्छा रखें, और बच्चों के अंदर अगर खांसी शुरू होती है तो जो अपने घर के अंदर भाप देने का उपकरण होता है ना, जिससे बच्चा ना जले, भाप से काफ़ी आराम मिलता है, उससे बलगम पतला हो जाता है और बलगम क्लियर करने में होता है। ये बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो भाप लेने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बस ये ध्यान रखें कि ज़्यादा ओवरडू नहीं करें, क्योंकि भाप लेते लेते बर्न्स हो जाते हैं। ये जो गर्म पानी की भाप खुद घर पे पानी को उबाल के लेते हैं, इसके बारे में क्या? उसका मैं बताता हूँ। उसके लिए माँ बर्तन पे रख दे और तौलिया रख के भाप अगर लेनी है तो बच्चे को अपना मुंह गीला कर लेना चाहिए और आंखें बंद कर लेनी चाहिए, और थोड़ी देर के लिए हटा के जब भाप उठेगी तो 50 तक गिनती गिने और हल्का सा भी चेहरा गर्म हो बंद कर दें। उससे आपका बलगम काफ़ी साफ हो जाता है और वो आपको हेल्प करता है। मतलब ज़्यादा गर्म जो भाप है वो नुकसानदेह होता है, उसमें स्किन बर्न हो जाते हैं। जी। ठीक है ना। तो भाप घर में लेना, एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज, प्राणायाम करना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो दोनों प्राणायाम हमें बताए जाते हैं वो दोनों प्राणायाम करें, बच्चों को भी अपने साथ कराएं। तो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से खासतौर पे जो स्मोकिंग छोड़ रहे हैं उनको लंग के अंदर रिपेयर होगा ही होगा। वो पेरेंट्स अभी जिनके बच्चे अभी स्कूलों की तो छुट्टियां हो गई और बच्चों को तो मस्ती करने के लिए निश्चित रूप से सड़क से ये बाहर खेल रहे,
क्या हमको उनको बाहर जाने देना चाहिए या घर में ही रखना चाहिए? मेन चीजें, अगर उनको स्कूल से मना किया गया है तो किसी कारण से किया है, तो उनको घर के अंदर रख करके उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा के रखें, उनको एजुकेट करें और वो वहाँ पर अपनी रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज करें, कोई अच्छे खेल खेलें घर के अंदर ही बैठ करके, ताकि वो बाहर के प्रदूषण से बच सके। जी जी। डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना ने पूरी बातें विस्तार से बताई है। उम्मीद करते हैं आपको सुरक्षित रखने में, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने में ये सारी बातें आपको काम आएगी। डॉक्टर सक्सेना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।